नाजरीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। पाकिस्तानी इंतज़ामिया न सिर्फ दहशतगर्दों से मुकाबला करने और उनके ठिकानों को बर्बाद करने में नाकाम है, बल्कि गिरफ्तार शुदा चंद दहशतगर्दों को सज़ा दिलाने के मामले में भी हमेशा नाकाम साबित हुआ है। और पाकिस्तानी अदालतें भी जांच एजेंसियों की नाकामी और नाअहली के सबब सबूतों और गवाहों की कमी की बुनियाद पर इन दहशतगर्दों को रिहा करती रही है। यही वजह है कि दहशतगर्दी में कमी आने की बजाय दिन ब दिन इजाफा ही होता रहा। पाकिस्तान के चारों सूबों में आज दहशतगर्दों का ही बोलबाला है। आए दिन होने वाले बम धमाके पाकिस्तानी आवाम का मुकद्दर बन चुके हैं। पाकिस्तान का हर हिस्सा खून की छींटों से सुर्ख हो चुका है। इसके बाद भी पाकिस्तानी इंतजामिया में दहशतगर्दों के खिलाफ संजीदा कार्रवाई का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। अगर चंद दहशतगर्द सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ आ भी जाते हैं तो वो सबूतों और गवाहों को पेश न किए जाने की बिना पर रिहा कर दिए जाते हैं। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान पाकिस्तान के 4 सूबों में शिद्दत पसंदी और बम धमाकों से मुतालिक सिर्फ 280 मुकदमात ही दर्ज किए गए और इनमें से भी सिर्फ 32 मुकदमात का ही फैसला सुनाया जा चुका है, जबकि कई मामलात में तो दहशतगर्दों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए बरी कर दिया गया है। इस तरह के वाकयात से जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तानी इंतजामिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुव्वत इरादी का किस कदर फुकदान है। कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात का फैसला 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत में सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से बरती जाने वाली लापरवाही और शवाहिद की कमी के बाइस ये मुकदमात ज़ेर इल्तवा रहते हैं और बाद में अदालतें भी सबूतों की कमी की बुनियाद पर इन दहशतगर्दों को बरी कर देती हैं। इदारे आपके जो अदालतें हैं उसको छोड़ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ ये गलत हमने कदम उठाया है। हमें नहीं ऐसा करना चाहिए था। हम ही कह चुके कि हमारी अदालतें जो हैं वो उसको बरी कर चुकी हैं। हद तो ये है कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से बम धमाकों और खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद भी कानून नाफिज करने वाले इदारे इनकी तफ्तीश पर तवज्जो नहीं देते, जिसके सबब दहशतगर्दी से मुताल्लिक ये मुकदमात अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी न आने की एक बड़ी वजह इनमें मुलव्विस दहशतगर्दों को सजा न मिलना भी है। लाकानूनियत और दहशतगर्दी की वजह से सनती और कारोबारी सरगर्मियां भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। नौकरी पेशा लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हुक्मरान जमात व दीगर सियासी जमातें कराची में टारगेट किलिंग्स पर काबू पाने के लिए मुअस्सर इक़दामात करने की बजाय बेगुनाह अफराद की लाशों पर ही सियासत करती नजर आती हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त मुफ्ती नूर वली महसूद के पास है और इस तंजीम का नेटवर्क खासा वसी है। इस वक्त तालिबान के तकरीबन 32 ग्रुप मौजूद हैं जो वजीरिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों तक फैले हुए हैं। इनमें खासकर तहरीक तालिबान मोहम्मद, तहरीक तालिबान बाजाड़, तहरीक तालिबान स्वात, तहरीक तालिबान दर्रे आदम खेल और खैबर शामिल हैं। मीरान शाह में हाफिज गुल बहादुर का भी एक ग्रुप है जिसने हुकूमत के साथ 2008 में एक मुआहिदा किया था, जिसके शराइत पर उन्होंने अमल नहीं किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपने हमले बराबर जारी रखे। गुल बहादुर का ग्रुप जिंदगी के बदले जिंदगी के उसूल पर काम करता है।
اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اور آزاد گروپس ایسے ہیں جو خیبر کے قبائلی علاقے کو اپنا گڑھ بنائے ہوئے ہیں، جن میں منگل باغ کا لشکر اسلام، نئی انل منکر، انصار الاسلام اور دیگر اسی طرز کے گروپس شامل ہیں۔ کچھ آزاد گروپس درہ آدم خیل اور دوسرے مقامات پر بھی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وانا میں موجود مولوی نذیر کا واحد شدت پسند گروپ ہے جو سیکیورٹی فورس کے ساتھ 2007 میں ہونے والے معاہدے پر عمل پیرا ہونے سے برابر انکار کرتا رہا، حالانکہ وہ معاہدہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 9 گروپس ایسے ہیں جنہیں پنجابی طالبان کہا جاتا ہے، جو فرقہ وارانہ تشدد کا ایجنڈا رکھتے ہیں۔ ایک گروپ حقانی نیٹ ورک کا بھی ہے۔ حقانی نیٹ ورک اس وقت پاکستان میں شدت پسندوں کا سب سے بڑا گروپ مانا جا رہا ہے، جس میں کئی گروپس شامل ہیں جو آپس میں مل کر ایک دوسرے کے تعاون سے پورے پاکستان میں کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ اب تو یہ گروپ افغانستان میں بھی اپنی کارروائیوں کو تیز کر چکا ہے۔ جب ہم نے یہ آپریشن ضرب ضرب شروع کیا اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ان سے خالی کرایا گیا اور وہاں سے وہ نکل بھاگے، تو پاکستان سے نکل گئے، دائیں بائیں پھیل گئے وہ، اور انہوں نے اس وقت تک اپنے آپ کو نیچے رکھا، اپنے آپ کو نیچے لو لائے رہے جب تک ان کا خیال تھا کہ ان کے پیچھے کوئی آ نہیں رہا۔ اب وہ دوبارہ ری گروپ ہو کے دوبارہ یہ ایکشن کر رہے ہیں۔ یہ شوڈ ہیو بین ایکسپیکٹڈ۔ آج پاکستانی انتظامیہ کی کارکردگی سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کس قدر قوت ارادی کا فقدان ہے، وہ دہشت گردوں کو کس طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ وہی دہشت گرد آج پاکستانی عوام کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہی حال آج پاکستان کا ہو چکا ہے۔ انہی کے پالے ہوئے دہشت گرد آج انہی کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ قاتلوں کی اس انجمن سے اخلاقیات کی توقع کرنا بے معنی ہے، کیونکہ جو معصوموں کا قتل کرتا ہو ان سے اخلاقیات کا تقاضا کرنا فضول ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے والے پولیس اہلکاروں پر ان دنوں پاکستان میں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں کئی ایسی وارداتیں پیش آئی ہیں جن میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں اور بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کبھی گولی باری کے ذریعے، کبھی بم دھماکوں کے ذریعے، تو کبھی خودکش حملوں کے ذریعے۔ دہشت گردوں نے پولیس جوانوں، معصوم عوام، طالب علموں اور فنکاروں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں اب تک تقریباً 80,000 سے زیادہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آج پاکستان کے انہی حالات پر پیش ہے یہ رپورٹ۔ تحریک طالبان پاکستان، داعش اور اس کے مددگار تنظیموں کی جانب سے پاکستان میں قتل و غارت کا کھیل جاری ہے۔ آئے دن ہو رہے بم دھماکے، خودکش حملے اور اغوا برائے تاوان جیسی مختلف وارداتوں سے دہشت گردوں نے حکومت اور فوج کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کبھی دہشت گرد تعلیمی مرکز پر حملہ کرتے ہیں تو کبھی سرکاری تنصیبات کو ہی کھنڈر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب تو ان کے حملوں سے نہ تو مسجدیں محفوظ ہیں اور نہ ہی امام بارگاہیں، بلکہ ان کے حملوں سے صحافی اور اقلیتی فرقوں سمیت پاکستانی معاشرے کا ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت ہے کہ اس طرف توجہ دینے کے بجائے سیاسی الجھنوں میں الجھی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا اینڈ آرڈر حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، یہ حکومت کا ایک فیلئر ہے۔ حکومت کو یہ ان دہشت گردوں کو روکنا چاہیے۔ بہت حد تک رک چکی ہے دہشت گردی، بڑے آپریشن بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نظام ابھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے، اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہے اس میں۔ دہشت گردوں کے سامنے پاکستانی فوج اور حکومت کتنی بے بس ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد جب چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں بے خوف و خطر دھماکے کرتے ہیں اور حکومت سے اپنی بات بھی منوا لیتے ہیں۔
लेकिन हुकूमत आज तक इन दहशतगर्दों से अपनी बात न मनवा सकी। खुद पाकिस्तानी फौज हर हमले के बाद ये कबूल करती रही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर नकेल कसना उनके बस में नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर फौज ही इस तरह हथियार डाल देगी तो फिर अवाम का क्या होगा? अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम कराएगा? ये एक सवाल बनकर तमाम पाकिस्तानियों के सामने खड़ा है। अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लोगों के दरमियान मौजूद है तो उसका जो बदल है वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, और वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जाहिर है कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और अगर हुकूमत वक्त जो है उसको मुहैया करने में अदम दिलचस्पी का इजहार करती है तो फिर यकीनन लोगों का अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता है, और फिर वो अज खुद ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि उनको खुद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास किन किन जराए से मुहैया हो सकता है, और वो उसके लिए कोशिशें करते हैं। पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों की फहरिस्त में रखे जाने के बाद अब तो ये पूरी तरह से वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान में हुकूमती रिट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दों के रहमो करम पर ही अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि दहशतगर्द तंजीमें पुलिस अहलकारों और फौज को अपने रास्ते से हट जाने की मुसलसल धमकियां देती रहती हैं, जिसकी वजह से अक्सर ये देखा गया है कि जहां भी कोई दहशतगर्दाना हमला होता है वहां पुलिस को खास कर निशाना बनाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान की ये हुकूमत भी अगर इसी तरह से अपने फराइज से आंख चुराती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में पूरी तरह से दहशतगर्दों की हुकूमत हो जाएगी। आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत की है, लेकिन रियासती इदारों की कारकर्दगी अवाम के सामने है और ऐसे में जानो माल की हिफाजत रियासत की नहीं खुद अवाम की अपनी जिम्मेदारी बन गई है। मगर कहते हैं ना, हर मर्ज़ का इलाज और हर मसले का हल मौजूद है, तो इस मसले का हल भी तलाश कर लिया है खुद अवाम ने। कराची समेत पाकिस्तान भर की बिजनेस कम्युनिटी ने दहशतगर्दों, भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स से बचने के लिए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये हर एक के बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत महंगी है ये टेक्नोलॉजी। माजी में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ हुकूमत और सरकारी महकमों तक महदूद था और लोग इन्हें चेहरों से कम बुलेट प्रूफ गाड़ियों से ज्यादा शिनाख्त करते थे। दूसरी तरफ मालदार अफराद को अपनी शान दिखानी होती तो वो यही काम अपने जाती मुहाफिज से लेते। लेकिन आज का मंजरनामा बिल्कुल अलग है, जिसमें दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातें रोज का मामूल बनती जा रही हैं और इनके बाइस कराची समेत पूरे पाकिस्तान में बुलेट प्रूफ गाड़ियां स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि इजाद की मां यानी जरूरत बन चुकी हैं। कराची समेत मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने दहशतगर्दों, भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स से बचने के लिए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये हर एक के बस की बात नहीं, बहुत महंगी है ये टेक्नोलॉजी। जिस तरह की आजकल सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो सभी हर बंदा ही यहाँ बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमेगा। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग हमें सबसे ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ कराने के लिए। अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी के रिकॉर्ड तोड़ जराइम के बाद कराची में बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है
और बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हर माह 25 से 30 गाड़ियों को बुक करवा रहे हैं। एक आम गाड़ी बुलेट प्रूफ कैसे बनती है, इसका तस्करा दिलचस्प भी है और हैरत अंगेज भी। दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर मौजूद शख्सियात के इस्तेमाल में आम तौर पर यही गाड़ियां होती हैं, लेकिन जान बचाने की हतमी जमानत ये भी नहीं। बेनजीर भुट्टो समेत ऐसी कई शख्सियात हैं जो ये महफूज गाड़ियां होने के बावजूद आज हमारे दरमियान हैं। इस कहानी का एक रुख और भी है, और वो ये है कि आज भी कई सियासतदान हैं जो ये महफूज गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुलिस की वीआईपी सिक्योरिटी वापस नहीं करते, क्योंकि ये जान बचाने के अलावा प्रोटोकॉल का भी मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा हालात में कराची और पाकिस्तान के दीगर शहरों में बुलेट प्रूफ गाड़ी का लेबल BR6+ या BR7 होना चाहिए, ताकि खरीदने वाला हर किस्म की गोलियों और बम धमाकों से महफूज रह सके। इसके अलावा एक आम गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में जो तब्दीलियां की जाती हैं, उनके नतीजों में गाड़ी का वजन 1000 से 1500 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। ताहम बैरूनी मुल्कों से मंगवाए गए जदीद तरीन सामान की बदौलत गाड़ी की कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान में 200 से ज्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ियां बैरूनी मुल्कों से मंगवाई गई हैं, जबकि मकामी सतह पर तैयार कराई जाने वाली गाड़ियों की तादाद इसके अलावा है। इसका शीशा जो है वो साउथ अमेरिका से आता है, इसका लोहा जो है वो यूरोप से आता है, इसमें सस्पेंशन सिस्टम जो है वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से आते हैं, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम US होती है, इसके हिंजेस जो हैं वो दुबई से आते हैं। गाड़ी की एज तो उसके यूजेज पे होती है, जितना आप उसको यूज़ करेंगे या रफ यूज़ करेंगे वो उतनी जल्दी चीज़ ख़राब होगी। पहले ये गाड़ी अगर कोई बाहर से बुलेट प्रूफ मंगाते थे उनको तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए की कॉस्ट करती थी, एक लैंड क्रूजर एग्जाम्पल के तौर पर। आज यही बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर यहाँ पे लोगों को हम $30,000 के बना के दे रहे हैं, गाड़ी की कीमत भी पहले से 1/3 है। तो गाड़ी जो बाहर से इतनी पैसा लोग फॉरेन एक्सचेंज और ये वो ज़ाया करते थे, उस वक्त कोशिश कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे कम कीमत में दें और वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ। बुलेट प्रूफ गाड़ियां स्टेटस सिंबल जहां होंगी वहां होंगी, मगर कराची की बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये पनाह गुज़ीन हो चुकी हैं। और सबूत है आदादो शुमार। कराची में रोजाना 8 से 10 अफराद की टारगेट किलिंग हुई। दर्जनों अफराद को तावान की गर्ज से अगवा कर लिया गया। ऐसे में लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां न खरीदें तो भला और क्या करें। लेकिन इन गाड़ियों को खरीदने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि हुकूमत की इजाजत भी चाहिए। NOC जिसको आप कहते हैं वो ऑब्टेन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, जिसमें कि जो कस्टमर है, जो कंपनी है या जो इंडिविजुअल है जिसको बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, वो एप्लीकेशन बना के वज़ारत दाखिला भेजते हैं। वज़ारत दाखिला फिर अपनी उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें एजेंसियां भी इन्वेस्टिगेट करती हैं और वो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि क्या आया आपको कोई आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या आप किसी गैर कानूनी काम पे या एंटी स्टेट एलिमेंट्स पे तो इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा फिर वो ये भी वेरीफाई करते हैं कि आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत क्यों है, और जब वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि जी इनको जेन्युइनली ज़रूरत है, तो फिर वो एक लेटर ऑफ नो ऑब्जेक्शन जिसको NOC कहते हैं वो इशू की जाती है। अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी की दिगर रिकॉर्ड तोड़ वारदातों के बाद कराची के फैक्ट्री मालिक, ताजिर, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, बिल्डर्स, बैंकर्स और दीगर मालदार अफराद का सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी है। सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि या तो वो अपने बिजनेस पर जा ही नहीं रहे, और अगर जाते हैं तो भेस बदल कर या अपने मुहाफिज के साथ। लेकिन हिफाजत का ये इंतजाम बम धमाकों और अंधी गोलियों के आगे बेकार है। लिहाजा कराची की बिजनेस कम्युनिटी में बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखने का रुझान बढ़ता जा रहा है,
कुछ लोग इन गाड़ियों को बराह रास्त मंगवा रहे हैं तो कुछ लोग मकामी कंपनियों के जरिए ही अपनी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनवा रहे हैं। पाकिस्तान में बेलगाम हो चुकी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ने पाकिस्तानियों को इस कदर मायूसी का शिकार बना दिया है कि उन्हें मुस्तकबिल में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। नौजवानों के लिए ना तो तालीम है और ना ही रोजगार। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में दहशतगर्द नौजवान नस्ल का इस्तेमाल करके मंशियात के कारोबार को फरोग दे रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा किया जा सके। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसके नौजवानों पर मुनहसर होता है, लेकिन अगर उस मुल्क के नौजवान ही गलत रास्ता इख्तियार कर लें और मंशियात के आदी हो जाएं, तो फिर उस मुल्क को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। यही हाल पाकिस्तान का है, जहां दहशतगर्दों का मकसद हमेशा से यही रहा है कि वो पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दें, चाहे वो बम धमाकों के जरिए हो या नौजवानों को मंशियात का आदी बनाकर। इसके लिए वो अक्सर पाकिस्तान की गरीब अवाम और नौजवान नस्ल को इस्तेमाल करते रहे हैं और इसी नौजवान नस्ल को इस्तेमाल करके दहशतगर्द मंशियात के कारोबार को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। वहाँ से जो आते हैं यहाँ देखो हीरोइन बेचते हैं, लोगों को देते हैं और फिर अपना अपना कारोबार बना के मालदार बन जाते हैं। फिर ये लोग अफगानिस्तान फिर जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर देते हैं। यहाँ तो मिलता भी नहीं, कराची में इसका नाम नहीं था, निशान नहीं था, ना मिलता है। यही लोग लेकर आते हैं, यही देते हैं। अब तो दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े कारोबार की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। उनका ये कारोबार आज स्कूलों, कॉलेजों और कॉलोनियों में जोरों शोर से चल रहा है। खासकर पाकिस्तान के कई बड़े तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की बाज़गश्त अब अक्सर सुनाई देने लगी है, जिससे असातिज़ा और वालिदैन दोनों परेशान हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे मंशियात के आदी हो जाने की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं और वो बच्चे अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर उनसे पैसे लेकर गलियों में, सुनसान सड़कों पर, रेलवे ट्रैक्स और बस अड्डों पर तखरीबकारी करते नजर आ जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 76 लाख अफराद मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 78% मर्द और 22% ख़वातीन हैं। परेशानी की बात तो ये है कि 76 लाख लोगों की बड़ी तादाद 24 साल से कम उम्र अफराद की है। इस वक्त बदकिस्मती से हमारे यहाँ खुसूसन पंजाब के बड़े जो शहर हैं उनमें तालीमी इदारों में मनशियात के रुझान बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। उस रुझान के बढ़ने की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा हम जिस बात का जिक्र करते हैं वो दोस्तों की बुरी सोबत है। मसलन एक दोस्त अगर नशा करता है तो वो अपने नशे को पूरा करने के लिए या नशे का प्लेयर लेने के लिए ऐसे दोस्तों को साथ में लाता है जो पहले नशा नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर बात एक टाइम ऐसा आता है जब उसके पास जो उसकी मनी, पॉकेट मनी जो ख़त्म हो जाती है और वो ऐसे दोस्तों को तलाश कर। एक तो ये वजह है। दूसरी फैमिली ब्रेकडाउन। हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो टूट चुका है, जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से लोग, हमारे नौजवान नशा बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। और उस नौजवानों में ख़ासकर मेल के साथ साथ फ़ीमेल में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हार्ड और सॉफ्ट ड्रग में वाज़ेह और नुमायाँ फ़र्क है। हार्ड ड्रग ऐसी ड्रग कहते हैं जो आपकी लाइफ को डिक्रीज़ करती है, यानी आज आपने नशा शुरू किया है, विद इन 2 या 3 ईयर्स के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहते। अब तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मंशियात के आदी लोग एक ही सिरिंज इस्तेमाल करके HIV के शिकार भी होते जा रहे हैं।
वो नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि ये तक भूल जाते हैं कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो सिरिंज दोबारा इस्तेमाल नहीं की जाती। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान में HIV के केस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कराची की तकरीबन 30% आबादी आज इस बीमारी की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुकी है। आखिर सूबाई इंतजामिया इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है और वो इससे बेखबर क्यों है? क्या हुकूमत को नई नस्ल की जरा भी फिक्र नहीं? हमारी जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक इसकी रीज़न ये है कि वो जहनी सुकून के लिए इस चीज़ की तरफ जा रही है। हमारी सोसाइटी आजकल ऐसी है, घरेलू लड़ाई झगड़े गुर्बत इन चीज़ों से तंग आके वो अपने जहनी सुकून हासिल करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल शुरू करते हैं। कुछ लोग दोस्तों की बुरी सोबत की वजह से इसके इस्तेमाल करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। जब एक पर्सन नशा इस्तेमाल करता है, सिगरेट का या किसी भी किस्म का नशा इस्तेमाल करता है, तो उसे जहनी सुकून मिलता है और जहनी सुकून मिलता है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। कराची में आज ज़ैनब बाजार की सड़कें एक ऐसी जगह बन चुकी हैं जहां नशा करने वालों की हरकत और उनकी दीदा दिलेरी का अंदाजा बआसानी लगाया जा सकता है। किसी के कदम लड़खड़ा रहे हैं तो कोई गिर गिर कर संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्हें संभालने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। UN की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल कराची में मंशियात के आदी लोगों की तादाद 5 लाख थी। कराची की सड़कों पर नशे में चूर बच्चों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंशियात का गैर कानूनी कारोबार पाकिस्तानी माशरे को किस कदर बुरी तरह मुतासिर कर रहा है और मंशियात के गैर कानूनी कारोबार से ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ऑक्सीजन मिल रही है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।